Hello and warm welcome to all. Today is 14th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But before starting the discussion, let's see some important quote. It is always seems impossible until it is done. आप इसको रिलेट कर सकते हो पूरा जो वर्ल्ड ओवर में इवेंट चल रहे हैं उस चीज से। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आज के समय में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि आसानी से आप वीडियो कॉलिंग करके एक जगह की तस्वीर ले सकते हो, एक जगह की आप लाइव वीडियो देख सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हो। दुनिया इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई कि आपने या किसी भी व्यक्ति ने पहले कभी कल्पना नहीं किया होगा कि ऐसी भी चीज़ें संभव हो सकती है। इतना ही नहीं, किसने सोचा होगा कि एक समय दुनिया मार्स जैसे प्लैनेट पर जाएंगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा। किसने सोचा था कि न्यूक्लियर एडवांसमेंट होगी इस विश्व में। तो ऑल दीज इज व्हाट इट सीम्स वंस अपॉन ए टाइम एज इम्पॉसिबल, बट जब ये एक्चुअली में हो गई तो ऐसा लगता है कि इससे आसान जैसी चीज़ें कुछ थी ही नहीं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि इम्पॉसिबिलिटी जो कीवर्ड है वो हमारे माइंड की रेस्ट्रिक्टिव थॉट है। इट इज़ नॉट मोर देन दैट, एंड इफ यू एक्सपेंड दिस थॉट ऑफ पॉसिबिलिज्म देन वर्ल्ड गेट्स एडवांस ओवर एंड ओवर। आप देख सकते हो पहले आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसी ऐसी चुनौतियां आती होगी और जिसको आप कंपीट करने में असंभव महसूस करते होगे, लेकिन धीरे धीरे वो चुनौतियां आपके सामने धूमिल होती चली गई और आप एक प्योर पोटेंशियल के रूप में नजर आते हो। आपके पास आज पोटेंशियल है एंड इवन व्हाट यू कैन डू न्यूमरस क्रिएटिविटी। बस आपके जो थिंकिंग डायमेंशन है उसे एक्सप्लोर एंड एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। सो होप यू अंडरस्टूड। एंड और अभी आप एग्जांपल दे सकते हो जहां पर ये जो टर्म है ना काफ़ी डीपर मीनिंग रखता है। सो वी हैव डिस्कस दिस। नाउ वी हैव द कोर्सेज you can reach to our contact numbers as mentioned below and you can subscribe to that. Registration gets opened. We have to discuss two articles today and that two article is also very important. The first article will be dealt with the issue of Dalit Christians. Here we will try to understand whom do you call a Dalit Christian and what are the issues. कहा जाता है कि जो दलित कम्युनिटी थे हिंदू वर्ग में, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया सो दैट जो उनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, जो आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उससे बचने के लिए दलित कम्युनिटी ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। लेकिन क्या इससे आपका डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया विद इन द दलित क्रिश्चियन? नहीं। तो क्या इश्यू रही, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन इवन दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हो सका? कुछ इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एंड द सेकेंड आर्टिकल विल बी डील्ड विद रीसेंट बिल विच नाउ ब्राउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था, जजमेंट आया था, जिसके तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो आपके इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है 3 मेंबर कमिटी के द्वारा किया जाना होगा। उसमें आपके एक CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लेकर आ रही है उसमें CJI को एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसके जगह पर मिनिस्टर को लाया जा रहा है। तो फिर ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक प्रकार से वायलेशन है, और अगर ऐसी प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया जाता है तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए चीज़ें सही नहीं रहेगी। तो आज हम इन्हीं 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो लेट्स
मूव टू आवर फर्स्ट डिस्कशन, इट विल बी कवर्ड अंडर पेपर 2। और इस चीज को आप अच्छे से समझना है, जो बेसिक बैकग्राउंड है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, दलित क्रिश्चियंस किसे कहेंगे हम? तो आपको ही पता है, हिस्टोरिकली हिंदुइज्म में आपका कास्ट बेस्ड हायरार्किकल सिस्टम रहा है, जहां पर सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिले हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कास्ट हायरार्की, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था बिटवीन द लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट। छुआछूत या फिर आपका इक्वलिटी न प्रमोट होना बिटवीन द लोअर कास्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी पहले के समय में। लेकिन जब संविधान आया तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। आपको ही पता है, आर्टिकल 17 प्योरली अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखते हो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी इंटर कास्ट मैरिज नहीं देखने को मिलती है। तो चलिए हम बेसिक ओवरव्यू पर आते हैं, हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। तो दलित क्रिश्चियन क्या थे ना, बिकॉज दे वेर फेसिंग द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द हिंदू रिलीजन, सो दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो रहा था वो ना हो। बिकॉज इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन द क्रिश्चियनिटी देर इज नो सिस्टम ऑफ कास्ट, सो देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं। डिस्पाइट दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियंस, इनको दलित क्रिश्चियन कहा जाता है, इवन दे फेसेस डिस्क्रिमिनेशन। सो because of the discrimination they are not able to get equitable representation, they faces oppression. That's why एक मुद्दा चला भारत में, जब इस प्रकार की घटनाएं को ऑब्जर्व किया गया कि क्यों ना इनके लिए रिजर्वेशन जैसी फीचर्स ऐड किए जाएं। अभी क्या होता है कि अगर दलित क्रिश्चियन है तो उनको एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आते नहीं है। तो डिस्पाइट दे आर ऑप्रेस्ड, दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे कैन नॉट गेट द रिजर्वेशन बेनिफिट। हेंस एक प्रपोजल चला कि क्यों ना इनके लिए रिजर्वेशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाया जाए, ताकि इनके साथ जो ऑपरेशन होता है उसको ख़त्म किया जाए। तो वी हैव द वेरियस कमिटीज दैट गॉट फॉर्म्ड, you can see in the screen, KG Balakrishnan committee. This committee recently formed in 2022, and the aim of this committee is to study the possibility of granting scheduled caste status to Dalit Christians. Also recently तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि आपका 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसमें अमेंड किया जाए और इनको SC कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए। इतना ही नहीं, 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया गया था। इन्होंने भी वही रिकमेंड किया कि जो दलित जो कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, उनको भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए अंडर द शेड्यूल कास्ट कोटा। देयर इज ऑल्सो फाइंडिंग्स बाय द देशपांडे एंड बापना विच वॉज अपॉइंटेड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। इन्होंने भी ये कहा कि इवन वी कैन नॉट deny them the SC status because there is no compelling evidence कि हमें इन्हें डिनाई करना चाहिए SC status। तो what all these recommendations suggest, they all suggest कि there is a need to include Dalit Christians into SC category so that इनके साथ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो ना हो और ये इक्विटेबल पैटर्न पर चले और इन्हें भी जस्टिस मिले। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। तो आखिरकार रीजन बिहाइंड कन्वर्जन क्या था, मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप BR अम्बेडकर साहब का एक कोट याद रख सकते हो। उन्होंने बताया था कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं अनटचेबल्स या फिर आपके दलित सोसिस बंतिज कम्युनिटी जो आपके हिंदू रिलीजन में बोले जाते हैं। अनटचेबल्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, हिंदुइज्म इज ए
वेरिटेबल चैम्बर ऑफ ऑर्डर, अछूतों के लिए हिंदू धर्म वास्तव में भयावहता का कक्ष है। मतलब इतना ज्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये जो आपके अनटचेबल्स है ना, हिंदू धर्म में रहना तक नहीं चाहते। दैट्स वाई टू अवॉइड द ऑपरेशन दे स्टार्टेड टू गेटिंग कन्वर्ट इनटू अदर रिलीजन, जहां पर आपका इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना होती हो। ठीक है, तो दैट्स वाई कुछ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे, कुछ अदर रिलीजन में कन्वर्ट होंगे, ताकि इस प्रकार के ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से बच सके। लेकिन जो प्रिंसिपल इन कम्युनिटीज ने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर इक्वलिटी होगा, सोशल मोबिलिटी में हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो सका। वो फंडामेंटल होप इन लोगों का फुलफिल नहीं हो सका। ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरफ नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? बिकॉज जो नॉन दलित्स थे, जो कन्वर्ट हुए टू द क्रिश्चियंस एज वेल एज द को रिलीजियनिस्ट्स, उन्होंने जो उनकी मनसा है, मानसिकता है अनटचेबिलिटी का, उसको बरकरार रखा। तो आप समझ सकते हो कि इवन इन क्रिश्चियनिटी अगर कोई अनटचेबल्स कन्वर्ट होता है, उसमें आपका एक तो अनटचेबल्स वाला आ गया, यानी कि दलित वाला आ गया, और एक जो है आपका नॉर्मली जो व्यक्ति ऐसे भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो नॉन दलित कन्वर्ट्स है एंड जो दलित कन्वर्ट्स है, इन दोनों के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाती है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन के पात्र हो जाते हैं। जो दलित क्रिश्चियंस है वो भी डिस्क्रिमिनेशन के पात्र हो जाते हैं, और फिर इनका ऑपरेशन चलता रहता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। एज वेल एज एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, द थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनल प्रोपोर्शनैलिटी। इसको आप समझिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो सोशल आइडेंटिटी बनती है वो किस पैरामीटर्स पर बनती है? बहुत सारे पैरामीटर्स पर बनती है। उसका पैरामीटर्स क्या हो सकता है? उसका पैरामीटर जेंडर के आधार पर हो सकता है, कास्ट के आधार पर हो सकता है, सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर। यहाँ पर आप देखिए रिलीजन के आधार पर। तो मान के चलो कि एक व्यक्ति है, एक उसका पैरामीटर हो गया रिलीजन, एक हो गया आपका कास्ट, एक हो गया आपका डिजेबिलिटी, एक हो गया इसका वेट, एक हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस कि गोरा है या काला है। तो आप समझो, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तब जाके पर्सन का सोशल आइडेंटिटी बनता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि लेट्स से कि कोई व्यक्ति है जिसकी सोशल आइडेंटिटी क्या है कि वो काला है, साथ ही साथ वो गरीब है, अलोंग विथ वो लो कास्ट से बिलोंग करता है, एज वेल एज वो फीमेल है। ठीक है, और दूसरा पर्सन जो हाई कास्ट से बिलोंग करता है, जो काफ़ी गोरा है, एज वेल एज कोई डिजेबिलिटी उनके पास नहीं है, और आपका मेल है। तो आप समझिए कि किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा? यस, फर्स्ट वन के साथ। और सेकेंड वन क्या होगा? वो प्रिविलेज्ड होगा। तो जो फर्स्ट वन जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा बिकॉज ऑफ वेरियस प्रेजेंस ऑफ सोशल पैरामीटर्स, जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा है कि भाई साहब तुम काले हो या फिर तुम्हारा लोअर कास्ट है। और दूसरी तरफ जो दूसरा है वो प्रिविलेज महसूस करेगा बिकॉज तुम हायर कास्ट से बिलोंग करते हो और तुम अमीर हो, तुम पुरुष हो। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शनल बर्डन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शनल बर्डन जो आपके दलित क्रिश्चियंस है वो फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को, क्योंकि जो दलित क्रिश्चियन है वो कौन से दो शब्द से बना है? दलित और क्रिश्चियन। तो यहाँ पर आप समझो कि ये जो दलित पैरामीटर है ना वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, इसकी जो आइडेंटिटी है दलित वाली वो भी इंक्लूडेड है, इसीलिए उनको अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। So when we talk about intersectionality, it is an analytical framework for understanding how a person's various social and political identity combine to create different modes of discrimination and privilege। तो मैंने आपको बताया एक के लिए वही चीज आपका प्रिविलेज हो गया, एक के लिए वही चीज आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब कोई व्यक्ति है, अब
वो व्यक्ति नेता है, अब उसका बेटा है, उसका बेटा नेता बनेगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, उसका रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी कहता है। और ये जो थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी है ये किसने दिया था? किम्बरले क्रेनसॉ ने। ये आपका सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कैसे बनती है? आइडेंटिटी बनती है आपके सोशल एट्रीब्यूट से जो आपने समाज से अटेंड किया है, लाइक योर कास्ट, लाइक योर रेस, लाइक योर रिलीजन, लाइक योर वेरियस अदर सेट ऑफ पैरामीटर्स। और वो सब आपके जो आइडेंटिटी एक साथ मिलते हैं, पैरामीटर्स मिलते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी बनते हैं कि हाँ आप जो है इस धर्म से बिलोंग करते हो, आप ये कास्ट से बिलोंग करते हो। सो आइडेंटिटी ऑल्सो वेरीज, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएंस इन आइडेंटिटी देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन। और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे हम ब्लैक वोमेन की बात करते हैं, ब्लैक वोमेन की बात करते हैं, तो ब्लैक वोमेन में सिर्फ वोमेन इंक्लूडेड नहीं है, उसके साथ ब्लैक टर्म भी इंक्लूडेड है। तो ये जो ब्लैक टर्म इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब क्या है? एक पैरामीटर हमने ऐड कर दिया, वो ब्लैक है। तो अब क्या होगा? रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि वोमेन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। अगर ये सब कंडीशन उनकी खराब है तो और ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसी प्रकार से दलित क्रिश्चियंस को आप सिर्फ शब्द मत मानिए कि दलित क्रिश्चियन मीन्स दलित क्रिश्चियन ओनली। इट इज़ ए इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस सोशल पैरामीटर्स जो इसके अंतर्गत छुपा हुआ है, मल्टीपल सोशल आइडेंटिटी छुपी हुई है। ओके, एंड सिर्फ ये बात पर विश्वास करना कि चूंकि दलित क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट हो गया और क्रिश्चियनिटी में कोई आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो ये भी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेंगे। ये विचारधारा ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी बताया है। ठीक है, तो दैट्स वाई दे ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो आपका बिलीफ है कि चूंकि ये आपके क्रिश्चियनिटी कास्टिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये बिलीव जो है स्टेट भी मानती है, गवर्नमेंट भी मानती है। दैट्स वाई इनके लिए कोई रिफॉर्म नहीं लाया गया, जबकि आपको भी पता है देयर इज ए डिसेबिलिटीज कंटिन्यू इवन आफ्टर देयर कन्वर्जन। ऑल्सो एक केस इसमें बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट इसमें बताया गया है। एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट के पास इन द सोसई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस। यहाँ पर आप देख सकते हो 1985 में। यहाँ पर जो आपके सोसई है, जो कि एक दलित कैथोलिक शू मेकर थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए और इन्होंने बेसिकली एक्सटेंशन मांगा था कि उन्हें एक शू मेकिंग शॉप खोलने के लिए अनुमति दी जाए ऑन द प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो हिंदू शू मेकर के साथ compete कर सके। बट कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और उनका कहना ये था कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको इस्टेब्लिश करना सबसे पहली बात तो ज़रूरी होगा, नेसेसरी होगा। ये प्रूफ करना ज़रूरी होगा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इवन यू हैव कन्वर्टेड टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो दलितनेस वाली पॉइंट है इस जजमेंट में, उसको इग्नोर कर दिया गया अंडर द सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क अप्रोच, कि बस आप जो है क्रिश्चियनिटी में शामिल हो और वहाँ पर आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो आपके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो बस इस अप्रोच को ज़्यादा वैल्यू दी गई, रेदर कि उनके प्रॉब्लम्स को सुना गया, उनके लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला गया। तो इसी को कहा जा रहा है सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क। तो दैट सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क इज नॉट गुड। तो कंक्लूजन में यही बोला जाता है कि चूंकि हमारा संविधान जो है, उनको साफ साफ पता था कि हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हिंदुइज्म में हम देखते हैं, सिखिज्म या बुद्धिज्म। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कुछ सुविधा प्रोवाइड की ऑपरेस्ड कम्युनिटीज के लिए, लाइक रिजर्वेशन का कंसेप्ट एंड मैनी मोर। लेकिन जो दलित क्रिश्चियंस के लिए
सुविधा होनी थी उसको एक्सक्लूड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एन एजम्पशन कि चूंकि क्रिश्चियनिटी आपका भारत का कोई धर्म नहीं है, फॉरेन इंपोर्ट है, तो दैट्स वाई कोई स्पेशल स्पिरिट हम इन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो दैट सिंगल एक्सिस कॉमनल फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ रिजल्टेड इन फेल्यूर ऑफ दलित क्रिश्चियंस बीइंग इंक्लूडेड इन द एससी लिस्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 इसको अमेंड किया जाए ताकि दलित क्रिश्चियंस को भी एससी के लिस्ट में दिया जाए और इनको भी जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिले और ये डिस्क्रिमिनेशन से बचे। तो ये बेसिक क्रक्स है इस आर्टिकल का। होप यू अंडरस्टूड। शिफ्टिंग आवर फोकस टू नेक्स्ट डिस्कशन, इट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। अच्छा, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेट्यूटरी बॉडी है? स्टेट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या अंतर है? तो चलिए मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो संविधान में इस बॉडी का मेंशन होता है। संविधान के अंतर्गत जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो बनाई जाती है। जैसे इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है। यूपीएससी ये भी आपका संवैधानिक बॉडी है। ओके, और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, दिस ऑल आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन स्टेट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं? जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ पास करवा कर जो बॉडी बनाई जाती है वो आपके स्टेट्यूटरी बॉडी होते हैं। जैसे आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बॉडी हो गए, जैसे आपका लोकपाल हो गया, वो सब आपका स्टेट्यूटरी है। तो होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। तो जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो ये आपका परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस बॉडी का क्या काम है? सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे देश के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है और डेमोक्रेटिक नेशन में जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का पिलर ही मजबूती से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो ये जरूरी भी तो है कि आपका इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहे। अगर इनके इंडिपेंडेंसी में तनिक भी त्रुटि आई तो मान के चलिए कि डेमोक्रेसी पर खतरा मंडरा सकता है। एंड आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो सुपरिंटेंडेंस करे, डायरेक्शन करे, कंट्रोल करे इलेक्शंस का टू द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। ये सब आपका इलेक्शन कमीशन करवाता है। दैट्स वाई यू सी कि जो भी हमारे देश में स्टेट इलेक्शंस होते हैं या फिर अभी जो जनरल इलेक्शन होने वाले सब में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है। और इसमें जो मेंबर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एज वेल एज मेंबर की संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है एज पर द नीड। एंड ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जैसे अभी जो इलेक्शन कमीशन है आपका 3 मेंबर्ड बॉडी है, लेकिन भविष्य में बोला जाए कि 4 मेंबर बनाने का है या 5 मेंबर बनाने का है तो वो भी बनाया जा सकता है। और ये आपका डिसीजन प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। मेंबर्स को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मैं एक बात बताऊं तो जो प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंटमेंट का काम करते हैं, लेकिन जो सारे इंटरनल वर्क है, नाम को रिकमेंड करना है ना, किसे चुनना है, वो सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे से करती है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ अपॉइंट कर देते हैं। तो ये मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा ये है कि अभी कुछ महीनों पहले आई थिंक कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 5 जज बेंच, एक दो नहीं, 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फैसला दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड इलेक्शन कमिश्नर्स है इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के तरफ से वो बेसिकली एक कमिटी होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइज करेगा और तब जाके प्रेसिडेंट उसे
अपॉइंट करेंगे। और उस कमिटी में मेंबर्स कौन होंगे? तो एक होगा आपका प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और इस प्रकार का रिकमेंडेशन और भी वेरियस कमेटी ने दिया था। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में इसी प्रकार के रिकमेंडेशन दिए, एज वेल एज जस्टिस तरकुंडे कमेटी 1975। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने का प्रयास किया। बट अभी क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट इस डिसीजन को चेंज करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए वो पार्लियामेंट में बिल लाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो आपका सीजेआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हीं को एक्सक्लूड कर दे रही है सिलेक्शन कमेटी से और उसके बदले एक यूनियन मिनिस्टर को इंक्लूड कर रही है। तो सबसे बड़ा जो इश्यूइंग कंसर्न है वो यही है कि आप सीजेआई को ही एक्सक्लूड कर रहे हो। और इससे होगा क्या, जो 3 मेंबर वाली बॉडी होगी जिसमें आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और 2 जो होंगे आपके बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक यूनियन मिनिस्टर होगा। तो आप समझो जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के आधार पर होता है। तो आप बताओ, ये दोनों तो बेसिकली अपनी विचारधारा से सहमत ही होंगे, बिकॉज ये दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक ही डिसीजन देंगे। लेकिन जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, इवन वो डिसीजन अगर डिफरेंट दे फिर भी इनके डिसीजन को माना नहीं जाएगा, बिकॉज डिसीजन तो मेजोरिटी से आएगा। तो 2 ने अगर हाँ बोल दिया, एक ने ना भी बोला, फिर भी 2 की बात मानी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो दैट्स वाई इस आर्टिकल में ये कंसर्न रेज की गई है। एंड अगर इस प्रकार का एक्शन किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी है उस पर खतरा आ सकता है। एंड जो आपका कोर्ट का रिकमेंडेशन दिया गया, हमने कहीं ना कहीं उस रिकमेंडेशन को टालने का प्रयास किया गया, डिसरिगार्ड करने का प्रयास किया गया। जबकि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल की बात करें तो काफ़ी विशाल रोल है इनका, जिसमें इनका काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना। और इलेक्शन कंडक्ट करवाने से मतलब ये नहीं कि मैंने कंडक्ट करवाया इलेक्शन, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहाँ पर हर वोटर का वोट की वैल्यू काफ़ी अहमियत होती है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई त्रुटि आ जाए। ऑल्सो क्वासी जुडिशियल रोल भी है कि लेट्स से कि कभी कोई डिस्प्यूट आ जाती है पार्टी के बीच, तो उसको सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब पता चला कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर करेगा, तो समझिए इस डिस्प्यूट में बेनिफिट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी इंडिपेंडेंसी बनी रहे। एंड देयर इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर नॉन पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंट ECI सो दैट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंश्योर हो। वैसे तो इलेक्शन कमीशन की ट्रैक हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी अच्छी रही है। आप देखो बहुत सारे कंट्री जिन्होंने डेमोक्रेसी में शिफ्ट किया, इवन अब नेबरिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी सही से स्थापित नहीं हो पा रही है। वहाँ पर भी इलेक्शन जो है सही से कंडक्ट नहीं हो पाते, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर हमारा देश काफ़ी अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी को चला भी रहा है और जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का उसको भी इस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन कुछ इश्यू अब भी देखने को हमें मिल रहे हैं जो हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 2019 के जनरल इलेक्शन में जो इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट है उसको डिले कर दी गई 1 महीने से, बिटवीन फेब टू मार्च। तो क्यों किया गया? तो ऐसा इनडायरेक्टली कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है कि इस पीरियड में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दे। तो आपको ही पता है ना, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है ताकि ये वोटर्स को आकर्षित कर सके। ठीक है। तो इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट करता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करती है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सर्टेन कंडक्ट जो इलेक्शन कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ता है फॉर रनिंग द इलेक्शंस और फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। तो ये भी देखा गया कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अनइवन तरीके से इंप्लीमेंट की गई विद द रूलिंग पार्टी रिसीविंग फेवरेबल ट्रीटमेंट। इवन व्हाट, जो आपका
इंडिपेंडेंट वी डैम इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, जो क्या काम करती है, डेमोक्रेसी को वर्ल्ड ओवर में कंपेयर करने की बात करती है। उन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया और इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में रिप्रेजेंट करवाने का कोशिश किया। ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है भारत में, उसकी ऑटोनॉमी हो गई है। तो ये पूरा आर्टिकल है आपका। एंड वे फॉरवर्ड की बात करें तो अब इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, आप देख ही रहे हो। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं उस पर खरा उतरना चाहिए और उनके जजमेंट को ज़रूर शामिल करना चाहिए इस बिल में। एंड ऑल्सो रोल ऑफ अपोजिशन की बात की जाती है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इस मुद्दे पर अपोजिशन को भी आगे आना चाहिए ताकि इस बिल पर डिबेट हो, डिस्कशन हो और जो नेसेसरी अमेंडमेंट चाहिए वो नेसेसरी अमेंडमेंट हो। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल्स। So friends, we will meet for the next discussion. Thank you very much. Have a nice day.